हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका पेपर सभी का कैसा हुआ है जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर था। देखिए, मिलाइए अपने पेपर को कि क्या क्वेश्चन आए थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं यहाँ पे कि भाई पेपर का जो लेवल था, लेवल ज्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था। मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था, ठीक है। हाँ, ये जरूर था, थोड़ा लेंदी था, थोड़ा लेंदी था। चाहे आप फर्स्ट पेपर की बात करें या सब्जेक्ट की बात करें, डाटा भी बताया जा रहा है कि लेंदी था। कुछ जो भी ऑथेंटिक सोर्स से जो भी मैं क्वेश्चन आज आपको यहाँ पे कराऊंगा डिस्कस, वो सब ऑथेंटिकली आपको जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊंगा वो सब पूछे गए थे आयोग में। मैंने इसको क्रॉस चेक किया है, कई कई स्टूडेंट से मैंने इसको पुटअप किया है, तो ये क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, ठीक है ना। तो ये भी बताया गया था कि आप बताना ये भी कि आपके सामने ये समस्या थी क्या कि आयोग ने जो क्वेश्चन पूछा था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, स्क्रॉल बार बार करना पड़ रहा था है, या ये अपने जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अपने आ रहे थे, चाहे सब्जेक्ट की बात है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं थे। ये बात आपको माननी पड़ेगी, जैसे कि मुझे क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा भी, है ना। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के अंदर के जो क्वेश्चन है, और हमने जो क्वेश्चन एग्जाम आपसे 2 दिन के अंदर या पिछले कई दिनों के अंदर या पिछले कई महीनों से जो हमारे पास पढ़ रहे थे, उन क्वेश्चन से कितना मिला है ये तो वही स्टूडेंट बता सकते हैं। आप लोग जो पढ़े हमारे साथ जो पेड क्लास के अंदर, तो वो जरूर कमेंट करना कि आपका कितना यहाँ पे पढ़ा हुआ मिला है। और जो स्टूडेंट्स नए हमारे यहाँ पे जुड़े हैं तो वो भी पिछली जो वीडियोस हमारी है उनको देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगामी बैच के लिए जुड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आगे शुरू करते हैं अपने नए अपना जो ये अपना आज के जो क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, क्या यही सभी क्वेश्चन पूछे गए थे क्या। देखिए भाई, सभी क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन आया था कि आधुनिक भारत में निम्नलिखित संधियों का सही क्रम क्या था। आधुनिक भारत में निम्नलिखित संधियों का सही क्रम क्या था। देखो, मैंने कल ही ये क्वेश्चन आपको कराया था, यकीन नहीं है तो आपको एक बार कल वाली मेरी जितनी भी वीडियो है, 3 वीडियो मैंने कल आपको कराई थी, और उन 3 वीडियो के अंदर मैंने आधुनिक भारत का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा था, सिंगल पार्ट भी आधुनिक भारत से नहीं छोड़ा था जो आपको ना कराया हो। सुबह के समय 11 बजे आपको शुरू कराया था यूरोपियन आगमन से, और 1947 तक मैंने शाम तक आपको कल करा दिया था, ठीक है ना। और आप देखिए एज इट इज कितने क्वेश्चन मिले होंगे। वहां पे अक्सर मैं चर्चा करता हूं कि मराठों के संधियों के बारे में कि भाई पहले जो मराठों का पहला जो संघर्ष था उसमें 4-5 संधियां होती है। दूसरा संघर्ष जो होगा, मतलब पहला संघर्ष सालाबाई की संधि से पहले कई सारी संधियां होगी, या बसीन की संधि से पहले 1802 में, उसमें उसके बीच में भी कई सारी संधियां होगी, फिर पूना की संधि, है ना। तो यहाँ पे सही ये मद्रास की संधि, सूरत की संधि, बड़गांव की संधि, सालाबाई की संधि, मंगलोर की संधि, ये कई सारी संधि यहाँ पे आपको दी गई थी, ठीक है ना। ये कई सारी संधि यहाँ पे आपको दी गई थी। तो बताइए भाई, इनमें से देखो, अगर 2 संधि की बात करें, मद्रास की संधि की बात करें, तो मद्रास की संधि तो आप जानते हैं अंग्रेज और मैसूरों के बीच में हुई थी। अंग्रेज और मैसूर यानी कि हैदर अली के बीच में हुई थी, जिसको आप जानते हैं 1600, जिसको यहाँ पे आप जो देखोगे कि ये जो संधि हुई थी, ये संधि हुई थी 1769 के अंदर, 1769 के अंदर। और एक संधि जो दूसरी थी वो मंगलोर की संधि थी, वो आप देखोगे मंगलोर की संधि 1784 के अंदर। तो ये 2 संधि तो आपकी मैसूर वाली थी। देखो, एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट, मैं जो आपको बता रहा हूं, मैंने पेपर नहीं दिया है, मैं ऑलरेडी मेरा 3 बार नेट जेआरएफ है, तो मैं स्टूडेंट्स के सोर्स पे एक आधा ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर बैठे थे वो अपना पहचान लेंगे। उसके लिए यही चीज जरूरी होती है कि एक बार रिमाइंड आ जाए कि क्वेश्चन क्या आया था। ऑप्शन तो आप खुद से भी पहचान लोगे, और ज्यादातर मैंने वही ऑप्शन रखे हैं जो आयोग में पूछे गए थे। हो सकता है 1-2 ऑप्शन के अंदर, तो उसके अंदर आप इसमें ज्यादा इसको सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है ना। तो मद्रास की संधि 1769 और मंगलोर की संधि 1784। इसके बीच में अगर आप सूरत की संधि की बात करें, बड़गांव की संधि की बात करें, सालाबाई की संधि की बात करें, ये तीनों संधि इसके बीच में हो गई थी, तीनों संधि इसी के बीच में हो गई थी। तो इनमें सूरत की संधि सबसे पहले होगी, फिर बड़गांव की संधि होगी, और फिर 1782 में सालाबाई की संधि होगी, 1782 में सालाबाई की संधि होगी। तो भाई कोई भी संधि थी, मैंने आपको बताया था कि वारणा की संधि हो, राक्षस तागड़ी की संधि हो, या राक्षस भुवन की संधि हो, या कंकापुर की संधि हो, सूर्य अर्जुन गांव की संधि हो, देवगांव की संधि हो, इन संधियों को आपने नहीं छोड़ना है। कर्नाटक संघर्ष की एक्सला सैफल की संधि हो, मुंशी सिंह अपनी क्या नाम
ये पौंडीचेरी की संधि हो, पेरिस की संधि हो, तो संधि इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पे आप लगा सकते थे सबसे पहले ए, उसके बाद में ये संधियां थी, तो आप ऑप्शन में आपसे अलग मिला होगा कुछ ए बी सी डी ई, मैंने एक क्रम से सेट किया इसको, मैंने इसको क्रम से यहां पे सेट किया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए आप, मध्यकालीन भारत से संबंधित सही क्रम बताइए। देखो मध्यकालीन भारत से संबंधित यहाँ पे कोई स्टेटमेंट आई होगी, लेकिन क्रम यही था। अकबर की मृत्यु दी गई थी कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो अकबर की मृत्यु आप जानते हैं सभी 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद इसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा था। एक क्वेश्चन था फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। देखो आप जानते हैं कि भारत में यूरोपियन कंपनी आती है, उनमें आपके पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, डेनिश है, फ्रांसीसी है। तो फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं, तो 1664 में आते हैं, 1667 में अपनी कंपनी खोलते हैं। ये तो बात आप देख गए है ना। तो इनकी मृत्यु 1605, ये 1664, यानी कि ये तो इनके बाद आएगा। डच कंपनी का आगमन, डच कंपनियों का आगमन, तो डच कंपनी तो जो है इनकी मृत्यु से पहले भी स्थापित हो जाती है। देखो डच कंपनी आप देखते हैं कि डच जो है अंग्रेजों से पहले आते हैं, लेकिन अंग्रेजों के बाद अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, तो आप 1602 मानना। एक क्वेश्चन था, एक 3 ऑप्शन तो ये श्योर थे भाई पहले। एक चौथा ऑप्शन ये था कि अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार की बात, या कुछ और भी हो सकता है। अगर पूर्ण अधिकार की बात करेंगे तो आफ्टर प्लासी आएगा, प्लासी के बाद ये कई सारे संघर्ष इनमें विजय करेंगे, ठीक है ना। तो इनको अभी आप लगा सकते हैं कि डच सबसे पहले आएगा, उसके बाद में अकबर की मृत्यु होगी, उसके बाद में फ्रांसीसी कंपनी आगमन होगा। मैं आपसे अक्सर एक बात बोलता हूं भाई, देखो मैं जब जितनी भी बात बोलता हूं पूरी की पूरी बातें कोई ना कोई ऑथेंटिक, मतलब उस ऑथेंटिसिटी उसके अंदर होती है। फालतू का टाइम यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन आके या लाइव वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो में मैं आपका कभी भी, आप पिछली कितनी भी वीडियो उठा के देख लीजिए, कहीं भी आपका टाइम वेस्ट आपको नहीं मिलेगा। मैं अक्सर बोलता हूं कि क्रोनोलॉजी आप अच्छे से कर लीजिए, क्रोनोलॉजी आप जो है अच्छे से कर लीजिए। तो ये क्रोनोलॉजी आपने यहाँ पे करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के साथ नहीं गया था। चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के साथ नहीं गया था। उसमें कई सारे ऑप्शन थे। राजेंद्र प्रसाद था, आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद गया था, जेबी कृपलानी गया था, नरहरि पारिक गया था, और अपने और कई सारे व्यक्ति थे, महादेव देसाई थे, या एच.एस. पोलाक थे, या C.F. एंड्रूज थे। लेकिन उसमें एक ऑप्शन आपका एनी बेसेंट भी था, एक ऑप्शन उसमें एनी बेसेंट भी थी, एनी बेसेंट भी थी। एनी बेसेंट, अरे आपको यह पता होना चाहिए कि जिस समय चंपारण सत्याग्रह चल रहा था उस समय एनी बेसेंट होम रूल लीग में व्यस्त थी, और होम रूल लीग एनी बेसेंट का साउथ इंडिया के अंदर था। तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर था, यानी कि एनी बेसेंट महात्मा गांधी के साथ नहीं गई थी, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट, इनको आपने सही क्रम में चयन करना है, सही क्रम का चयन करना है। इंडियन लीग, पूना सार्वजनिक सभा, आर्य समाज, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। अगर आप बात करेंगे इनको सही क्रम से लगाओगे, देखो प्रॉपर ऑप्शन तो जानकारी और नहीं है कि किस क्रम में ऑप्शन दिए गए थे, क्या ऑप्शन थे, लेकिन अगर आपके पास यही सब संस्था थी तो आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन सबसे लास्ट में, इंडियन नेशनल एसोसिएशन सबसे लास्ट में 1876 के अंदर, और पूना सार्वजनिक सभा। देखो पूना सार्वजनिक सभा के अंदर कई जगह आपसे बात आएगी कि भाई 1867 भी लिखा मिलेगा, 1870 भी मिलेगा कई बुकों के अंदर, ठीक है। अगर आप दोनों भी ऑप्शन को मानेंगे तो तब भी पूना सार्वजनिक सभा सबसे पहले आएगी, पूना सार्वजनिक सभा सबसे पहले आएगी। आर्य समाज और इंडियन लीग, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि दोनों थे, लेकिन अगर दोनों थे तो इनमें बताइए कि भाई दोनों 1875 के अंदर स्थापित हुए थे, दोनों 1875 के अंदर स्थापित हुए थे। तो अगर दोनों थे तो आप बताना कि ये दोनों थे, या फिर इनमें डेट के अंदर डिफरेंस होगा, अप्रैल और दूसरी जो डेट होगी। एक क्वेश्चन आपका ये था, जो भी दिए है वो जरूर कमेंट में अपना यहाँ पे आंसर करना स्टूडेंट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों का सही क्रम क्या है। बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों का सही क्रम क्या है। भाई ये अक्सर एनटीए का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन अक्सर बनता है, ये वाला क्वेश्चन जो एनटीए पूछता है, और ये मैंने सही क्रम लगाया है इसका। आपसे कुछ भी आया हो आपने ये क्रम देख लेना है कि क्या आपने ये क्रम लगाया है कि दोआब के अंदर कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और खुरासान अभियान, कराची अभियान। डिटेल मैंने आपको पिछले लगातार जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई है उन सभी क्वेश्चंस के अंदर ये वाले क्वेश्चन सभी आपको मिल जाएंगे, जो मैंने दिल्ली सल्तनत से लेकर और पूरा का पूरा मुगल काल के क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे, या आधुनिक भारत के क्वेश्चन मैंने वहां पे आपको प्रैक्टिस कराई है। तो ये क्रम से ही है, ये आपके क्रम से दिए गए ABCDE, ठीक है ना। दोआब के अंदर कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, या खुरासान और कराचाल अभियान, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्राचीन काल में कलिंग किस क्षेत्र में आता था। देखो ये क्वेश्चन कुछ
क्लियर नहीं हो पाया है कि कलिंग किस क्षेत्र में आता था। कई बोला है कि जैसे कि उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, या कलिंग की राजधानी तोसली भी ऑप्शन में दिया गया था, या दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी भी दिया गया था। ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, लेकिन प्रॉपर क्वेश्चन की जानकारी ये नहीं मिली है कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन क्या था आपको ये पता होना चाहिए कि कलिंग जो है उड़ीसा के अंदर पड़ता है, कलिंग जो है उड़ीसा के अंदर पड़ता है, जहां पे अशोक का अभियान भी हुआ था। और अब आप देख लीजिए कि पूछा क्या गया था क्वेश्चन में। मुझे क्योंकि ऑफलाइन पेपर नहीं है, ऑनलाइन है, तो जो भी बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है। एक बार जो दिया है उसकी समझ में आ जाएगा, और जो दिया है वही वीडियो चेक कर रहा होगा जो जिसने पेपर दिया है, और वो आप पता है, ठीक है। ये तो रिमाइंड के तौर पे है, ये रिमाइंड के तौर पे है कि आपको याद आ जाएगा। पूर्व मध्यकालीन महिलाओं को सही क्रम में का चयन करना है। देखो ये महिलाओं को सही क्रम में, जैसे कि स्टूडेंट्स ने बताया है कि हमने जब नागानिका का नाम पढ़ा, नागानिका का नाम पढ़ा, आप जानते हैं कि नागानिका जो थी वो सातवाहन वंश से संबंधित थी, वो सातवाहन वंश से संबंधित थी। और जब नागानिका का नाम आया, इससे सारे के सारे ऑप्शन कटे जा रहे थे, इसके अलावा सारे ऑप्शन कटे जा रहे थे, क्योंकि सबसे पहले नागानिका थी। फिर गुप्त काल में आप प्रभावती गुप्ता को देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थी, है ना, प्रभावती गुप्ता। फिर आप इनको देखते हैं रानी दीदा रुद्रम्मा देवी से पहले थी। तो ये सही क्रम यहाँ पे आपका लग जाता है, ये सही क्रम यहाँ पे आपका सेट हो जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं रहती, ठीक है। ये मराठों से संबंधित एक पैराग्राफ आया था, मराठों से संबंधित एक पैराग्राफ आया था, और आपको बताया गया है जैसे मुझे कि पैराग्राफ के अंदर 2 क्वेश्चन तो अच्छे थे, लेकिन 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। पैराग्राफ में मराठों के 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। उन 3 क्वेश्चनों में एक ही था कि मराठों के इतिहास को क्या बोला जाता है, जैसे कि बोला गया बखर। बताइए कि क्वेश्चन था क्या नहीं था। पिछली बार 2020 में बुरुंजी पूछा गया था, बुरुंजी असम से संबंधित बुरुंजी आपसे पूछा गया था 2020 से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, ये आधुनिक भारत में क्रम लगाने वाली बात आई थी भाई। अरे सबने पता है कि जलियांवाला बाग घटना जो है 1919 में हुई थी, 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, और काकोरी घटना 1925 में हुई थी, काकोरी घटना 1925 में हुई थी। एक ऑप्शन और था कुछ, है ना। तो जो भी था, अगर आपको 3 ऑप्शन भी पता है भाई, तो आप 3 ऑप्शन के साथ भी इन आंसर से खेल सकते थे, इन क्वेश्चन से खेल सकते थे, ठीक है। बताइए कि आप ये क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स ने बताया है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और भी बनाई है, मूसिक वंश, ये रचना किसके द्वारा लिखी गई, अतुल के द्वारा। अरे बहुत ही कई बार ये रिपीट हो चुकी है, कई बार ये रिपीट हो चुकी है, और अक्सर पूछा गया है। कभी आधुनिक भारत में स्त्री पुरुष तुलना, कभी आधुनिक भारत में फ्री हिंदुस्तान, ये अक्सर पूछी जाती है। मूसिक वंश अब की बार पूछ लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है। ये पूरी स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन था, और उसमें लास्ट में दिया गया था कि कलिंग युद्ध, कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में, किस शिलालेख में, किस वृहद शिलालेख में मिलता है। तो आप सब जानते हैं, शाहबाज गढ़ी लेख के नाम से जानते हैं, और ये मिलता है 13वें वृहद शिलालेख के अंदर। ये मिलता है आपके 13वें वृहद शिलालेख के अंदर। अरे मैंने आपको सारे के सारे बताए हैं कि पहले में जीव हत्या पर निषेध है, दूसरे में लोक कल्याणकारी कार्य किए गए हैं, तीसरे में प्रादेशिक रज्जुक युक्त की नियुक्ति की गई है, चौथे के अंदर आपको यहाँ पे भेरी घोष से धम घोष के परिवर्तन था, 5वें के अंदर धम महामात्र था, 6ठे के अंदर रिपोर्टर था, 7वें के अंदर आपका सभी धर्मों से सार में वृद्धि हो, 8वें के अंदर आपका बौद्ध धर्म यात्रा से संबंधित था, 9th के अंदर विविध मंगलाचार था। अरे सारे के सारे तो मैंने आपको बता रखे थे। बताइए 5-6 क्वेश्चन अशोक के अभिलेखों से संबंधित ही आपके यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अशोक के अभिलेखों के वृहद शिलालेखों का सही मिलान। एक क्वेश्चन आया था कि जैसे कि अशोक का 5वां अभिलेख कहीं पे दे दिया गया होगा धम्म महामात्र, कहीं पे दे दिया गया होगा धम्म महामात्र। 7वां अभिलेख फिर वहां पे दे दिया होगा सभी धर्मों के सार में वृद्धि, कुछ ऐसा नाम दिया होगा, है ना। फिर उसके बाद में 8वें में धम्म यात्रा को उल्लेख था, 8वें में धम्म यात्रा, ये मैच करना था आपने, ये मैच करना था। तो आप जानते हैं 5वें में धम्म महामात्र, 7वें में सभी धर्मों के सार में वृद्धि, 8वें के अंदर धम्म यात्रा को उल्लेख, और 9th के अंदर विविध मंगलाचार, 9th के अंदर विविध मंगलाचार की बात की गई। बताइए क्वेश्चन था कि नहीं था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यादवाद से संबंधित एक प्रश्न था। स्यादवाद का मतलब होता है कि कोई भी बात 100% के साथ सही नहीं है। उससे पहले हम कोई भी बात बोलते हैं तो उस बात से पहले हमें शायद का प्रयोग करना चाहिए, हमें शायद का प्रयोग करना चाहिए। तो शायद, स्यादवाद, तो स्यादवाद वाले क्वेश्चन में कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित आया था कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो भाई ये तो जैन धर्म से संबंधित था, ये तो जैन धर्म से संबंधित था, तो बौद्ध धर्म वाला तो आंसर ही नहीं आएगा।
आएगी, बौद्ध धर्म वाला तो आंसर ही नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आया था आपसे कि मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत प्रणाली का संबंध, मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत प्रणाली का संबंध किस मुगल शासक से था? तो मशरूत प्रणाली यानी कि कंडीशनल सिस्टम। आज की सुबह वीडियो देख लीजिएगा, आज सुबह की 6 बजे मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब लाइव लिया था, उसी में बोला था कि मशरूत प्रणाली या जो मनसबदारी को विशेष तौर पर डिस्कस किया था। अरे मशरूत प्रणाली औरंगजेब, मशरूत प्रणाली औरंगजेब। और लास्ट क्वेश्चन इस वाले पार्ट का कि सैंडहर्स्ट कमेटी को और किस नाम से जाना जाता है? सैंडहर्स्ट कमेटी को और किस नाम से जाना जाता है? अरे सैंडहर्स्ट कमेटी जो कि थल सेना से लेकर थी, मोतीलाल नेहरू से जुड़े हुए थे, और इसको स्क्रीन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपसे आयोग के अंदर पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे, और आपके 15 में से कितने यहाँ पे सही हो रहे हैं? तो आप लोग कमेंट जरूर करना और बताना कि इन क्वेश्चनों के अंदर कितनी ऑथेंटिसिटी है, ये जरूर बताना। सेकंड पार्ट आपको बहुत ही जल्द आज मैं आपको देने वाला हूं, सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।